गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे जो कि आपका क्लास 12th में आता है। इसकी 2 लेक्चर आपके बन चुके हैं अभी तक। एक में इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने पढ़ा था और दूसरे में हमने बात की थी जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, जिसमें आपका बाइनरी सॉल्यूशन हमने देखा था, और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये आपके पढ़े थे। चलिए आज जो बात करेंगे इसका थर्ड जो टाइप है सॉल्यूशन का, वो है आपका सॉल्वेंट कैसा मीडियम है, उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो थर्ड जो आपका टाइप है सॉल्यूशन वो है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट। फेज मतलब मीडियम, कैसा मीडियम है आपका। देखिए हमें पता है कि सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन के अंदर आपका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जबकि सोल्यूट जो वो आपका लेस अमाउंट में पाया जाता है। इतनी बात हमें पता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। अगर मैं सॉल्वेंट सपोज़ कीजिए लिक्विड ले लेता हूँ, क्या कर लूँ मैं, अगर मैं सॉल्वेंट जो है क्या ले लूँ बेटा, लिक्विड ले लूँ, और यहाँ पे मैं सोल्यूट जो है सॉलिड ले लूँ, लिक्विड ले लूँ और गैस ले लूँ, इस तरह का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपको फेज़ कैसी दिख रही है, वो जैसी फेज़ दिखेगी वैसा ही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरह से आपका अगर सॉल्वेंट सपोज़ कीजिए यहाँ पे सॉलिड है और सोल्यूट जो है वो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस है, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे आपको कैसा दिखेगा, सॉलिड दिखेगा, तो सॉलिड सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, सॉलिड सॉल्यूशन होंगे। अगर आपका सॉल्वेंट जो है वो आपका क्या हो बेटा, लिक्विड हो, सॉरी लिक्विड तो होगी आपका, गैसियस हो, और यहाँ पे जो सोल्यूट है आपका वो कैसा हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो, तो इस तरह के जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, गैसियस सॉल्यूशन होंगे। हाँ या ना। तो आप लिक्विड सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिख सकते हो, व्हेन सोल्यूट is solid, liquid and gas while solvent is liquid, then such type of solution is known as liquid solution। जबकि solid solution की क्या होगी, when solute is solid, liquid और gas while solvent is solid in nature, then such type of solution are known as solid solution। इसी तरह से आपका gaseous solution की definition बना दोगे कि when solute is solid, liquid और gas while solvent is gaseous, then such type of solution are known as gaseous solution। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये डेफिनेशन होगी लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन की। अब आपने को पता है कि लिक्विड है और यहाँ पे आपने को एक बार सॉलिड, लिक्विड और गैस लेना है, तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के हो जाएंगे आपके। हाँ या ना। एक बार हम क्या करेंगे, सॉलिड डाल के देखेंगे, लिक्विड डाल के देखेंगे और गैसेस डाल के देखेंगे। इसी तरह से सॉलिड में हम एक बार सॉलिड डालेंगे, लिक्विड डालेंगे, गैसेस डालेंगे, ये भी आपके 3 टाइप के हो जाएंगे और गैसेस भी आपके 3 टाइप के होंगे। कुल मिला के बात ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन जो वो 9 टाइप के होंगे। सॉल्यूशन क्या होंगे आपके, 9 टाइप के होंगे। चलिए इनके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें एग्जाम्पल जो हैं वो आपको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं उस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। देखिए
आपको मैं कहूँ कि अगर आपको लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है, क्या बनाना है, लिक्विड सॉल्यूशन, तो उस टाइम पे आप सॉल्वेंट को इमेजिन कर लेना। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट आपका कैसा है, लिक्विड नेचर का है ना। मतलब अगर मैं आपको कहूँ गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन का मीन्स क्या है, सॉल्वेंट आपका क्या है, गैसियस नेचर का है। अगर मैं आपको कहूँ सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट आपको इमेजिन क्या करना है बेटा, कि यहाँ पे आपके पास क्या है, सॉलिड है। बस आपको एक बार, जैसे सपोज कीजिए लिक्विड सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट आपने लिक्विड इमेजिन कर लिया और उसके अंदर सॉलिड डाल दो एक बार, और एक बार क्या डाल दोगे, लिक्विड डाल दोगे, और एक बार आप क्या डाल दोगे, गैस डाल दोगे। ऑटोमेटिक आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, एग्जाम्पल भी। बस थोड़ा सा इमेजिन करना है कि आपके पास लिक्विड है, एक बार सॉलिड डाल के देखिए, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड क्या होता है, पानी के अंदर आपकी शुगर होगी, एग्जाम्पल हो गया, हाँ या ना। अगर आपके पास लिक्विड के अंदर लिक्विड डाल दो तो पानी के अंदर दारू होगी, ये आपको सीधी सी बात है। मतलब आपको एग्जाम्पल वो याद रखने जो नॉर्मल आपके आसपास होते हैं। अगर मैं कहूँ लिक्विड के अंदर गैस डाल दूँ, तो लिक्विड के अंदर गैस क्या होती है भाई, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, नहीं होती, कार्बोनेट ड्रिंक होती है। आप पेप्सी कोका कोला खोलते हो तो उसके अंदर CO2 गैस निकलती है, तो कार्बोनेट ड्रिंक है, तो उसमें आपके लिक्विड के अंदर क्या होता है, गैस होता है। तो आपको सिर्फ ये इमेजिन करना कि आपके पास जो है वो गैसियस ले रहे हो तो गैस हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन है तो लिक्विड हो गया, सॉलिड है तो सॉलिड। अब डालते जाओ, ऑटोमेटिक आपको वो एग्जांपल याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे एक साइड तो आप इस तरह से टेबल बना लेना सीरियल नंबर की। एक बार सॉल्यूट ले लेते हैं, ये सॉल्यूट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा टाइप का बनेगा, और ये आपके एग्जाम्पल हो गए। इस कॉलम को मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्वेंट मैंने क्या लिया, लिक्विड ले लिया। लिक्विड के अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ, सपोज कीजिए सॉलिड से स्टार्ट कर लेते हैं। सॉलिड, एक बार डालेंगे गैस, और एक बार क्या डालेंगे बेटा, लिक्विड डालेंगे। ठीक है, आपको दिखेगा क्या, दूर से लिक्विड दिखेगा, तो सॉल्यूशन कैसा टाइप का होगा, लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ यानी तीनों टाइप में क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन आपका बनेगा। इतनी बात आगे समझे। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल दो, तो पानी के अंदर आपको शुगर डाल दो, NaCl डाल दो, यूरिया डाल दो, ये सारे एग्जांपल इसके हो जाएंगे। तो वाटर प्लस में शुगर, वाटर प्लस में NaCl, ये इसके एग्जांपल हो गए। वाटर प्लस में यूरिया, ये इसके एग्जांपल है, हाँ या ना। अब बात करूँ लिक्विड के अंदर गैस डालना है, लिक्विड के अंदर गैस डालना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिजोल्व ऑक्सीजन हो गया, डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एक तो एग्जांपल ये हो गया बेटा। दूसरा एग्जांपल देखना इसका, तो दूसरा एग्जांपल आप क्या देख सकते हो, कार्बोनेट ड्रिंक्स हैं आपकी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक मतलब पेप्सी कोका कोला, ये आपकी होती है ना, जैसे आप खोलते हो तो उसके अंदर आवाज़ आती है। तो यहाँ पे ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, याद हो जाएंगे एग्जांपल, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इमेजिन करना, जो भी आपको लेना वो आप इमेजिन कर लीजिए। वो गिलास के अंदर है, लिक्विड है तो लिक्विड इमेजिन कर लीजिए, सॉलिड है तो सॉलिड इमेजिन कर लीजिए। फटाफट एक बार इसको राइट डाउन कर दो एक बार जल्दी से। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं सॉल्वेंट की जगह सीरियल नंबर कर देना 1 2 3, इस तरह से 3 आपके बन जाएगी। अब यहाँ पे आपका सीरियल नंबर 4 5 6। सॉल्वेंट लेता हूँ मैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के अंदर सॉलिड डालूंगा, गैस डालूंगा, लिक्विड डालूंगा, और सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपका, सॉलिड सॉल्यूशन, हाँ या ना। अब एग्जांपल की बात करता हूँ। लिक्विड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल नहीं देखा था, अच्छा, लिक्विड के अंदर लिक्विड का एग्जांपल ले लो, वाटर प्लस इथेनॉल ले लो, बिल्कुल।
वाटर प्लस में इथेनॉल, इथेनॉल ले लो, मिथेनॉल ले लो, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। चलिए अब यहाँ पे अपने पास सॉलिड है, सॉलिड के अंदर सॉलिड डाल दूंगा, एलॉय होगी, हाँ या ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एलॉय हो गया। सॉलिड के ऊपर गैस, आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा होगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 11th क्लास में भी आता है, हाइड्रोजन में लास्ट टॉपिक आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको सी के नाम से भी जानते हैं, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, क्योंकि ये आपका पोटेंशियल मेज़र करने के लिए काम में आता है। क्योंकि इसका सी जो है सी का जो ई नोट पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो सॉलिड के ऊपर यहाँ पे गैस अपने को एडजॉर्ब करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ये इसका एग्जांपल है, बेस्ट है, जिसमें सी में पढ़ते हैं अपन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, किसका, सॉलिड और गैस का, हाँ या ना। और यहाँ पे अगर मैं सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड जो है उसके अंदर लिक्विड डालने हैं अपन, तो सॉलिड के अंदर लिक्विड यहाँ पे आपका अमलगम जिंक है, अमलगम सोडियम अमलगम, मतलब सोडियम ले लेते हैं उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं मरकरी की। तो इसमें जो एग्जांपल होंगे वो क्या होंगे आपके, सोडियम अमलगम, क्या होंगे बेटा, सोडियम अमलगम है, जिंक अमलगम है। होता क्या है यहाँ पे, ये आपका सॉलिड मतलब Na है, जिंक है, इसके ऊपर जो है कोटिंग कर देते हैं किसकी, मरकरी की, अमलगम मतलब जिंक, इसको बोलते हैं सोडियम अमलगम या जिंक अमलगम, ठीक है। पोटेशियम अमलगम, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अमलगम मतलब जिंक आपकी लिक्विड होती है और सॉलिड के ऊपर अपन यहाँ पे चीज़ डाल रहे हैं, मतलब सॉलिड के अंदर क्या डाल रहे हैं, लिक्विड। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सोडियम अमलगम, और यहाँ पे जिंक अमलगम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो है एग्जाम्पल है 7th 8th और 9th। सोलवेंट अगर मैं क्या ले लूँ बेटा, गैसियस ले लूँ, एक बार सॉलिड लिक्विड गैस है, गैसियस आपका सॉल्यूशन बनेगा। एग्जाम्पल बोलते जाओ क्या क्या बनेंगे। एग्जाम्पल में देखें तो देखिए, गैस के अंदर सॉलिड डाल दो, मतलब एयर के अंदर कोई भी गैसियस पार्टिकल डाल दिए, CO2 का पार्टिकल्स है, मतलब यहाँ पे कोई सैंड का पार्टिकल्स है, मतलब एयर पोल्यूशन, कहने का भाव ये है कि एयर पोल्यूशन इसका एग्जांपल हो गया। स्मोक भी तो हो सकता है, ये एग्जांपल इसकी होगी। गैस के अंदर गैस एयर है भाई, गैस के अंदर लिक्विड डालना है, ह्यूमिडिटी होगी। गैस के अंदर अपन लिक्विड है, जैसे आपने एयर नॉर्मली प्रेजेंट है आसपास, पर आप देखते हो कि जो जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट में, जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके, यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो वो आपका ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का, वो है आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। फटाफट राइट डाउन कर देना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे RBSc में जो ये हेडिंग है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और NCERT में एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ये यही है। यहाँ पे NCERT में क्या लगा दिया, एक्सप्रेस, मतलब दोनों बोर्ड को अपन साथ में लेके चल रहे हैं। और जो बोर्ड है, मतलब यहाँ पे आपका क्या है, इस टॉपिक को अपन ने क्या कहा था, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स
होता क्या है भाई, देखिए वे टर्म्स जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में आते हैं उनको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। जैसे आपको कोई स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कोई फिक्स क्वांटिटी की, कोई ऐसे पैरामीटर्स की जो हमें लेबोरेटरी के अंदर क्या बना सकें, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकें। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी कि सपोज़ कीजिए कोई हम यहाँ पे दवाई बनाते हैं, सपोज़ कीजिए अभी जो आपका कोविड-19 चल रहा है इसका कोई एंटीडोट अगर बनता है तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, जो साइंटिस्ट है जो भी बनाएंगे तो वो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड ही बनाएंगे। उन्होंने कोई भी कंपोजिशन डालनी, कितनी ml में डालनी है, तो वो अगर बनती है तो वो ओवरऑल वर्ल्ड में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा कि उसका पेटेंट आपका जारी हो जाएगा कि इतने ml में इतना आप मिला दीजिए तो ये जो काम करेगी कोविड-19 का एंटीडोट काम करेगा। ऐसे थोड़ी उनके कान में जा के बताएंगे हम, हाँ भाई ये चीज़ है, ये मिला दो, किसी को बताना मत। तो ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली वो क्या होती हैं कि वे टर्म्स जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में आती हैं ताकि लेबोरेटरी में हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें उसकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट आ सके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, दोज टर्म्स which are used to make standard solution known as concentration terms, हाँ है ना, आगे बात समझे सभी को। मतलब वे टर्म्स जो कि आपकी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए काम में आए उनको क्या बोलेंगे हम, कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। और कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पता है बहुत सारी हैं, उनका दो भागों में क्लासिफिकेशन करेंगे। कैसे हैं, फटाफट एक बार राइट डाउन कर लो इनको बेटा एक बार जल्दी से। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन जो टर्म्स हैं आपकी, वो आपकी दो टाइप की हैं। एक तो होती है मास डिपेंडेंट, और मास डिपेंडेंट जो है वो आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर उसके बाद एक मैं आपको बताता हूँ। जो मास डिपेंडेंट है, मास डिपेंडेंट बट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम डिपेंडेंट, आल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट। हाँ या ना, मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, मास जो हो टेम्परेचर के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है, जबकि हमें पता है वॉल्यूम जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के होता है। आपने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हो कि जो वॉल्यूम है, मतलब टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो जो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसका स्पेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा गिर जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की वो ज़्यादा बढ़ेगी और वो स्पेस को ज़्यादा घेरेगी, और जो स्पेस घेरता है उसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब एक आपके पास सपोज़ कीजिए यहाँ पे ये आपके पास बुक है और ये आपके पास चौक है, चौक ने इतनी जगह घेरी, और जबकि जो जहाँ पे हम ये रखेंगे वो क्या करेगा, ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। जितना ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसी को क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम का ऑब्वियसली थ्री डायमेंशन होता है, तभी आप वॉल्यूम क्या लेते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब तीनों डायमेंशन आपकी वॉल्यूम में काउंट होती हैं, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपकी आती हैं। तो जो मास डिपेंडेंट है और एक होती है आपकी वॉल्यूम डिपेंडेंट, जो कि आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि मास जो हो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। टी की पावर 0 मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको ऐसे भी एक एग्जांपल मानिए कि सपोज़ कीजिए जैसे मेरा वेट है 90 kg, ठीक है, और मैं अगर सपोज़ कीजिए एसी में जाता हूँ,
2 घंटे के लिए, या कोई हो सकता है आपका जिसका वेट है, कुछ भी वेट होगा, 80 kg है आपका, सपोज़ कीजिए। अगर वो एसी के कमरे में गया तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है, एसी में टेम्परेचर कितना है, 20 मान लेता 20 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे अगर 2-3 घंटे रह के आया तो ऐसे तो आता नहीं कि वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो हो 80 kg से वो 75 हो गया हो। ऐसा तो आता नहीं कि यहाँ पे उसका 75 डिग्री सेल्सियस हो गया हो। और उसको अगर मैं चूरू ले जाऊँ, चूरू में लेके जाऊँ, तो ऐसे तो आता नहीं कि उसका टेम्परेचर जो हो बढ़ गया हो, कुछ 90 हो गया हो या 60 हो गया हो। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। मतलब आपको ये पता है कि मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यही तो बात मैंने लिखी है। तो मास जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जबकि वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब मास डिपेंडेंट जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी। पहली है परसेंटेज W/W, दूसरी है परसेंटेज मोल फ्रैक्शन, ठीक है, और होती है उसमें मोलैलिटी, एक होती है इसमें ppm, ठीक है बेटा। और यहाँ पे आपकी होती है परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, और एक आपका मोलरिटी, नॉर्मलिटी, है ना। देखिए क्वेश्चन इस पे ये पूछा गया है आरबीसी बोर्ड ने कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मोलरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल एम, मोलरिटी आपका कैपिटल एम होता है। तो देखिए टेम्परेचर और मोलरिटी क्या है। मोलरिटी का अगर फॉर्मूला आपको पता है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम हमें पता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ या ना। तो अगर आप उन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर, मतलब मोलरिटी जो वो टेम्परेचर के क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप क्या बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये चीज़ क्या होगी, घटेगी, हाँ या ना। बता दीजिए मेरे को फटाफट, मैं इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगा, पर यहाँ पे ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोलरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अगर आपको कह देता है अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मोलरिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि मोलरिटी में क्या होता है, मास होता है, और मास जो होता है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। सारी बात समझो। तो मोलरिटी जो है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी घटेगा, क्योंकि मोलरिटी जो हो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक एक करके बात करते हैं अपन यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स की। एक बार फटाफट ये राइट डाउन कर दीजिए। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जिसमें वॉल्यूम आ गया ना तो वो वॉल्यूम में आएगा। मोलरिटी में नीचे वॉल्यूम है, नॉर्मलिटी में भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस अपॉन में वॉल्यूम होता है। तो जिसमें वॉल्यूम आ गया तो वो वॉल्यूम डिपेंडेंट में कंसंट्रेशन में टर्म चल जाएगी, और जिसमें मास है, जिसमें मास होगा, सभी में मास है, वो आपकी किस में चल जाएगा, यहाँ पे मास डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में चला जाएगा। ठीक है, उतार दिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म है वो परसेंटेज W/W लिख दो। नहीं तो एक क्वेश्चन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे करो बेटा कि एक क्वेश्चन है कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन मोलरिटी। मोलरिटी कैपिटल एम से डिनोट करेंगे बेटा, इफेक्ट ऑन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, जो आंसर है वो क्या लिख दोगे, मोलैलिटी हैविंग मास डिपेंडेंट, मोलैलिटी हैविंग मास डिपेंडेंट क्वांटिटी, and we know that mass is independent on temperature, mass
is independent on temperature, so there will be no effect of temperature on molality. But in case of molarity, when we increase temperature, then molarity will be decreased. क्योंकि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका ये होता है फॉर्मूला। बात करेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। और जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, तो मोलरिटी जो है वो हमें ये पता चल गई कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टेम्परेचर, मतलब मोलरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोलरिटी आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मोलरिटी क्या हो जाएगी आपकी, घट जाएगी। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। उतार दो फटाफट। चलिए, कंसंट्रेशन टर्म्स में फर्स्ट आपका परसेंटेज W/W। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो एक अपर लिमिट है आपकी और एक आपकी लोअर लिमिट। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम आपको क्या मिलेगा कि जो लोअर लिमिट है उसमें आपको यहाँ पे आपको सॉल्यूशन की चीज़ मिलेगी। क्या मिलेगा बेटा, सॉल्यूशन मिलेगा आपको, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस तरह से आपको मिलेगा। जबकि अपर लिमिट जो होगी वो किसके रिस्पेक्ट में बताएगी, सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बताएगी। मास ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के रिस्पेक्ट में बताएगी, मोल्स सोल्यूट के, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, इस तरह से मास ऑफ सोल्यूट। जबकि एक एक्सेप्शन ऐसा है जिसमें मोलरिटी में हम देखेंगे, जिसमें अपर लिमिट तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, अपर लिमिट तो सोल्यूट के बारे में ही बताएगी आपकी, और जबकि लोअर लिमिट जो है वहाँ पे सोलवेंट होगा। आपको पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी, ये आपकी मोलरिटी का फॉर्मूला आता है। अभी बात करने वाले हैं सभी के बारे में। मतलब नीचे जो होगा वो एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स है इसमें आपके सिलेबस में, जिसमें आपकी लोअर लिमिट जो वो सोलवेंट होगा, और जितने भी आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ोगे उसमें सभी में लोअर लिमिट जो होगी उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये आपका एक तरीके से क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, उतार दिए ये बात। अब चलते हैं देखिए, पहली है आपकी परसेंटेज W/W। मैंने अभी बताया कि अपर लिमिट है एक, तो इसमें ये तो अपर लिमिट होगी, और ये क्या आपकी लोअर लिमिट। जो परसेंटेज है वो किसके रिस्पेक्ट में बताता है भाई, 100 के बारे में बताया। 100 में कितनी चीज़ है, ये तो चीज़ बताता आपका। मतलब यहाँ पे ये कहने का भाव है कि आपका कि ये लोअर लिमिट किसकी है, सॉल्यूशन की, अभी बताई मैंने। और जो अपर लिमिट है वो किसकी है, सोल्यूट की है। और W तो आपको पता है क्या बताएगा, मास बताएगा। मतलब जो सोल्यूट है वो आपका सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन, अगर मैं सपोज कीजिए आपको जो बताते हैं परसेंटेज वो कितना, 100, मतलब 100 ग्राम में कितना ग्राम सोल्यूट है उसको क्या बोलेंगे, परसेंटेज W/W। मतलब डेफिनेशन अगर होगी तो वो क्या होगी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, किस में होगी, इन ग्राम। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम present in 100 ग्राम
ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है जो कि 100 ग्राम का बना है, बात को ध्यान से सुनना बेटा, उसके अंदर कितना ग्राम आपका क्या है सोल्यूट है, ये उसके बारे में बताता है परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W। अब परसेंटेज W/W का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें है, ग्राम में है, ध्यान रखना, अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, हाँ या ना। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपका क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस में वेट ऑफ सोलवेंट, यही तो होता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन आप जो निकालते हो सोल्यूट प्लस सोलवेंट को निकालते हो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और परसेंटेज निकालनी है तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 100 से गुना कर दूंगा, हाँ या ना। एक बार उतार दो फटाफट, इसके बारे में थोड़ी छोटी छोटी बातें और हैं, चलिए। मतलब आपका ये क्या चीज़ बता रहा बेटा कि 100 ग्राम आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आपके पास कितना ग्राम जो है आपका सोल्यूट है, वो क्या बता रहा है, आपका परसेंटेज W/W बता रहा है। मतलब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन लिया कि 20 ग्राम यूरिया है जो कि डिज़ोल्व हो रहा है, आपका डिज़ोल्व हो रहा है 80 ग्राम वाटर में। देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा है बेटा, जो भी चीज़ दे रखी है उसको पहले लिखो। जब भी न्यूमेरिकल करो पहले उसमें गिवन डाटा क्या है वो लिखो, फॉर्मूला क्या लगता है वो देखो, और उसकी कैलकुलेशन, और फिर बाद में जो उसकी यूनिट है तो यूनिट लिख दो, नहीं है तो मतलब आपको फॉर्मेट ये ध्यान में रखना, चाहे आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल निकालो, चाहे आप केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल निकालो, जहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं उसका फॉर्मेट ये ध्यान में रखना बेटा कि सबसे पहले आपको गिवन डाटा लिखना है, नंबर जो है वो स्टेप वाइज मिलेंगे आपको, दूसरा आपको फॉर्मूला लिखना है, तीसरा आपको कैलकुलेशन करनी है, और चौथा आपको यूनिट है तो लिख दो, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। अब यहाँ पे वेट जो है सोल्यूट का वो कितना है, 20 ग्राम है, और वेट ऑफ सोलवेंट कितना है, 80 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है परसेंटेज W/W का, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट कितना बेटा, 20, सॉल्यूशन कितना 100, इनटू में 100, ये तो फॉर्मूला है। 100 क्यों लगाया, परसेंटेज के लिए, तो आपका कितना हो गया 20%। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपको। अब इसमें मैं और चीज़ें बता रहा हूँ, देखिए जो न्यूमेरिकल में आपके काम में आएंगे। उतार दो फटाफट एक बार, तो जल्दी करो। देखिए अभी आपने क्या निकाला, 20% निकाला W/W। 20% ये किसका है, 20 किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू सोल्यूट है। अगर आपको वो कह दे 60% W/W सोलवेंट सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आपका सोल्यूट दे रखा ना, यहाँ पे आपको सोलवेंट दे रखा 60%, तो यहाँ पे आपके पास सोल्यूट कितना हो गया, 40% हो गया।
40% क्या हो गया सोल्यूट। यहाँ पे अगर 20% आपको क्या दे रखा सोल्यूट दे रखा तो 80% आपका क्या हो गया बेटा सोलवेंट हो गया। क्योंकि एग्जाम में आपको वो यही देगा जब न्यूमेरिकल देगा कि इसने ये मिला दिया इसने ये मिला दिया और आपका रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन है वो आपका 75% सोलवेंट सॉल्यूशन है। सोलवेंट सॉल्यूशन मतलब आपको उसमें से 100 में से माइनस करना सोल्यूट आएगा। जैसे आपका 60% W/W सोलवेंट सॉल्यूशन है तो सोल्यूट कितना हो गया आपका 40% हो गया। आ रही बात। चलो आगे न्यूमेरिकल करेंगे तब ये चीज़ें काम आएंगी छोटी छोटी। तो यहाँ पे ये जो आपका 20% अगर आपको लिख देता है W/W न्यूमेरिकल में तो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम आपके पास सोल्यूट है किसके अंदर है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। इसको पढ़ोगे ऐसे। अगर वो कह दे कि 35% आपका 35% W/W आपका क्या है यूरिया सॉल्यूशन है, हाँ या ना, तो इसका मतलब क्या है कि 35 ग्राम जो है आपका सोल्यूट वो आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट। तो सोल्यूट कितना हो गया इसको माइनस कर दोगे। इसी तरह से सोलवेंट जो इसमें निकालना हो तो आपका कितना हो जाएगा 80 में से 20 माइनस कर दोगे तो 100 में से 20 माइनस कर दोगे 80 आ जाएगा आपका। इसी तरह से इसमें आप माइनस करके सोलवेंट निकाल सकते हो। कभी कभी वो W/W नहीं रहता है बिल्कुल, किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि वो क्या करता है इस चीज़ को ऐसे लिख देता है 20% बाई मास या वेट। तो यहाँ पे जो परसेंटेज W/W है इसको हम बाई मास या बाई वेट के नाम से जानते हैं। वो आपको कह दे कि इसको उतार लेना बेटा, ऐसे कह दे कि आपके पास 25% बाई मास यूरिया सॉल्यूशन है, ऐसे कहते हैं। तो इसको पढ़ना आना चाहिए। बाई मास मतलब परसेंटेज W/W दे रखा है। बाई मास का मतलब आपको क्या दे रखा है W/W दे रखा है। मतलब आपको 25 ग्राम जो है आपका सोल्यूट वो किसके अंदर डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन। हाँ या ना, इतनी बात समझ आ गई आपको। क्वेश्चन कर दे कुछ तो एक क्वेश्चन लिख दो फटाफट। मैं इसको मिटा रहा हूँ बेटा। एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन क्या है बेटा 15 ग्राम NaCl dissolve in 150 ग्राम water determine mass percentage of NaCl। ये है आपका, ठीक है ना। देखिए अब बच्चों के दिमाग में छप रहा होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन। बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बेटा, ठीक है। देखिए आपको क्या दे रखा है 15 ग्राम NaCl मतलब सबसे पहले गिवन डाटा लिखना वेट ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट क्या दे रखा है बेटा आपको यहाँ पे NaCl दे रखा है। कितना दे रखा है 15 ग्राम, हाँ या ना, ठीक है। वाटर है आपका सोलवेंट है ऑब्वियसली बात है। कितना है वाटर 150 ग्राम दे रखा है। आप कहोगे सर 100 से ऊपर चला गया। भाई उसने स्टैंडर्ड कहा है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंट है। अगर वाटर आपने 150 ले लिया सोलवेंट तो सोल्यूट इतना है तो इन दोनों को जोड़ दोगे सॉल्यूशन बन जाएगा, क्या प्रॉब्लम है किसको। तो वेट जो है आपका सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा 150 और यहाँ पे 15 561 165 आपका ग्राम हो गया, हाँ या ना। परसेंटेज W/W आपको निकालना है। कितना है आपका वेट ऑफ सोल्यूट 15 अपॉन में 165 इंटू में 100
5 15 100/11 कितना आएगा? ये भाग करेंगे तो ये भाग करोगे तो 9.09% आ जाएगा। ये इसका इस तरह से करोगे, मतलब आपको कहने का यहाँ पे अगर ये कहे कि 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। W/W आपके पास है, परसेंटेज या कह दिया ना, मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज। इसको कैसे पढ़ोगे भाई? इसका कहने का यही अर्थ है कि 9.09 जो आपका ग्राम है वो कितने के अंदर है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। इसको ऐसे पढ़ोगे, हाँ या ना। परसेंटेज आपका ये है, ये आपका कितना? 15 ग्राम 165 में है। आपके दिमाग में ये चल रहा है बेटा। और जबकि यहाँ पे कितना आपका 9.09 ग्राम जो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। मतलब अभी मैंने कहा था कि 25% आपका W/W है, तो इसको कैसे पढ़ना है? 25 ग्राम सोल्यूट जो है वो आपका कितने के अंदर है? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर परसेंट। यही तो बताया मैंने अभी। परसेंटेज को पढ़ोगे ऐसे, परसेंटेज भाई 100 से तो देखते हो आप। यहाँ पे आपके पास अगर डाटा दे रखा है तो इस तरह से आप कर दोगे। उतार लो फटाफट। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आपको कमेंट करके बताना है मेरे को आंसर। लिख दो 20 ग्राम ऑफ शुगर, 20 ग्राम of sugar dissolve in 20 gram of sugar dissolve in water to make 100 gram of solution. Determine mass percentage of sugar। ठीक है भाई, सीधी सी बात है। 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन बना दिया। वेट कितना दे रखा सोल्यूट का? 20 है। 20/100 इंटू 100, मतलब सीधी सी बात। सॉल्यूशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 20/100 इंटू में 100 कितना आ गया बेटा? 20%। ये आपको ऐसे कह दे कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर सोल्यूट। अब दे दिया क्या? सॉल्वेंट। मतलब यही क्वेश्चन ऐसे बना सकता था कि 20 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन मास परसेंटेज ऑफ शुगर। यहाँ पे आपको सोल्यूट और सोलवेंट दे रखा है, जबकि यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए यहाँ पे 20/100 करोगे इंटू में 100 कितना आया? 20% आया। इसमें भी इतना आएगा। 20 प्लस में क्या कर दिया? 80 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा? वाटर दे रखा है, मतलब सोलवेंट दे रखा है। मतलब इसको जोड़ोगे तो 100 इंटू में 100 20 है। दोनों से रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। एक क्वेश्चन लिख दो, उसको कमेंट करना है। ये तो मैंने बता ही दिया। इसमें लिखना 25% यूरिया डिजोल्व इन 25 ग्राम करना। 25 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ वाटर, 75 ग्राम ऑफ वाटर। देन कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी परसेंटेज W/W से रिलेटेड। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें बिल्कुल,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।